आप सभी को 1 जनवरी 2017 नए वर्ष की मंगल कामनाएं। विजय दिवस चिरायु हो। शिक्षा दिवस 1 जनवरी महात्मा फुले जी ने स्कूल खोली थी 1848 में। शिक्षा दिवस चिरायु हो। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती, शिक्षक दिवस चिरायु हो। और वैसे ही 1 जनवरी को 1883 में अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी अबॉलिश की थी अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए, तो उसे एमेंसिपेशन डे भी कहा जाता है, तो एमेंसिपेशन डे भी चिरायु हो। आज ये जो कार्यक्रम केवल कोई स्पीच का प्रोग्राम नहीं है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने देश में कुछ महत्वपूर्ण बातों को इनिशिएट किया है। देश भर में उसका आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन की कड़ी में ये एक प्रोग्राम है। एपीआई पहली पार्टी है जिसने 26 नवंबर संविधान दिवस और 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस को एक साथ ज्वाइंट सेलिब्रेशन करने का इस साल से जो है वो एक कार्यक्रम शुरू किया। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 26 नवंबर संविधान दिवस और 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को ज्वाइंट वे में सेलिब्रेट किया गया। वो सेलिब्रेशन करने के पीछे, वो सकारात्मक कार्यक्रम करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे हमें समझने की जरूरत है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो देश में SC/STs के एट्रोसिटीज का इशू और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इशू, जो बड़े पैमाने पर सारे क्षेत्र में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इशू है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सोसाइटी हो, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के वजह से जो एट्रोसिटीज और क्राइम्स अगेंस्ट SC/STs होती है, उनको समाप्त करने के लिए ये ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ये रूल ऑफ लॉ के एरा में ये परमिसेबल नहीं है। इस लिहाज से 2 बड़ी ऐतिहासिक चार्टर भारत के इतिहास में किए। पहला चार्टर 15 अगस्त को किया, दूसरा चार्टर 15 सितंबर को किया इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के उपलक्ष्य में। 15 सितंबर ये दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र का दिवस मनाया जाता है। उस दिन हमने दूसरा चार्टर और पिटीशन किया। तीसरा चार्टर हमने बजट 2017-18 का बजट, लोग बजट बनने के बाद बजट का विश्लेषण करना चाहते हैं कि बजट में ऐसा कम है, वैसा ज्यादा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। इसका विश्लेषण टीवी थिएटर में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी करते हैं, पॉलिटिशियंस लोग भी करते हैं। लेकिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये पहली पार्टी है जिसने बजट बनना कैसे चाहिए, और वो भी संविधान और मानव अधिकार के अंतर्गत, जिसको इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कहा जाता है, जिसको राइट टू डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसको कलेक्टिव राइट्स ऑफ द पीपल कहा जाता है। जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को पढ़ा होगा वो इस बात को समझेंगे, नहीं समझेंगे तो मैं डिटेल में समझाता हूं आगे। तो ये राइट्स है। बजट यानी कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं। बजट सरकार का नहीं है, बजट लोगों का होता है। सरकार केवल उसे प्रेजेंट करती है। टैक्सेस ये लोगों के होते हैं। लोन्स अगर कोई भारत सरकार लेती है तो लोगों के हेड पे आती है, इसलिए बजट ये सरकार का नहीं, बजट लोगों का होता है। इसलिए पीपल्स बजट, लोगों का बजट कैसा होना चाहिए, ये राइटिंग में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में पूरे 2 महीना पहले, जो 1 फरवरी को जो बजट डिक्लेयर होने वाला है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन ना करे तो सिस्टमैटिक ढंग से लिख के दिया और एक अम्बेडकराइट इकोनॉमिक्स का मॉडल उसमें दिया कि ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे चेंज करना है। मैं समझता हूं 2016 में
ये 3 बड़े काम हम लोगों ने किए। वो किस लिए किए, उसका क्या नतीजा आने वाला है, उसके क्या डेवलपमेंट्स है, मैं पूरे आज के अपने गाइडेंस में आप लोगों को बताऊंगा, और किस तरह से ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देश में समाप्त किया जा सकता है, एट्रोसिटीज और अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द लॉ ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड द ओवरऑल फिलॉसफी एंड पॉलिसीज एंड द आइडियोलॉजीज एंड प्रोसेस ऑफ अम्बेडकरिज्म। इसके ऊपर में मैं आज डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि चंद्रपुर में जब भी मैं आता हूं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि चंद्रपुर के लोग काफ़ी मैच्योर्ड है, सुनने के लिए बड़े पैमाने पे आते हैं। 1.5 साल पहले मैं आया था इसी ग्राउंड में, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग थे, आज भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग हैं। ये बात हो रही है कि कुछ लोगों को शायद ठंड लग गई है, तो इसलिए थोड़ा ठंड के वजह से जो है हो सकता है कि जो है वो लोग जो है आने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में, और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो इस बात को अच्छे से समझेंगे। भारत के अंदर आजादी के बाद, भारत में आजादी के बाद एक एस्टिमेट के हिसाब से, जो एस्टिमेट मैंने लगाया, 55,000 से ज्यादा SC/ST के लोगों को मार दिया गया, 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ में रेप किया गया, 2,08,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ, 61,000 से ज्यादा जो है वो राइटिंग देश के अंदर में हुई। और ये केवल एक रिपोर्टेड डेटा के एवरेज के अनुसार मैं बता रहा हूं। अगर जो अनरिपोर्टेड डेटा का रिसर्च अगर कोई करे तो मैं समझता हूं कि दावे से इससे ज्यादा फिगर देश में होगा। दुनिया के इतिहास में जहां युद्ध नहीं हुए, उन देशों को छोड़कर, जिसको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा जाता है, या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से थोड़ा आगे जाके जीनोसाइड कहा जाता है, वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की जहां लड़ाइयां नहीं हुई, उन देशों के व्यतिरिक्त अगर देखा जाए तो यह सबसे बड़ा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का एविडेंस है जो दुनिया के इतिहास में हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बावजूद हमने देखा कि रोहित वेमुला का केस हुआ, ऊना की घटना हुई, उसके पहले खरलांगी हुई, हम लोग सब इस इतिहास को जानते हैं। भारत के अंदर में 1989 में एट्रोसिटीज का लॉ बना, उसके पहले 1955 में सिविल राइट्स एक्ट था। एट्रोसिटीज का लॉ 1989 का जो बना, उसके बाद रूल्स आते आते 1995 बने। उसके बावजूद देश में एट्रोसिटीज और क्राइम्स अगेंस्ट द दलित्स एंड आदिवासी चलते रहे। क्या कारण है कि इस तरह की जो डेवलपमेंट्स जो है भारत का संविधान बनने के बावजूद देश में चल रही? बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर को अपना स्पीच देते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। संविधान सभा में जब कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट होकर अडॉप्ट होने वाला था 26 नवंबर को, उसके एक दिन पूर्व बाबा साहब अम्बेडकर का जो बड़ा ऐतिहासिक भाषण है, जो अभी भी देश को गाइड करता है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात कही थी कि हमें अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, हमें अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए। मैं कई बार इस बात पर सोचते रहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स क्या होते हैं। आज 60-65 साल आजादी के गुजरने के बाद, संविधान को लागू हुए लगभग 66 साल होने के बाद, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देश में चल रहा है।
और अभी एक इस तरह का ट्रेंड आया है कि लोग बड़े पैमाने पर मोर्चे निकालने लगे। मोर्चे निकालने चाहिए, उसमें कोई गैर बात नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट देम। लेकिन मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में कोई 5 लाख का मोर्चा निकाल रहा है, कोई 2 लाख का निकाल रहा है, कोई 7 का निकाल रहा है, कोई 10 का निकाल रहा है। मोर्चास काउंटर मोर्चास निकल रहे। जो लोग मराठा रिजर्वेशन के लिए मोर्चे निकाल रहे हैं, वो लोग मराठा रिजर्वेशन के अलावा उन्होंने एक बात को बीच में डाल दिया। किस बात को बीच में डाला कि एट्रोसिटीज एक्ट पहले तो कहा कैंसिल होना चाहिए, जब बाद में उनको समझ में आया कि कैंसिल नहीं हो सकता है तो बाद में कहा कि इसको अमेंड किया जाना चाहिए, इसको डाइल्यूट किया जाना चाहिए। इसके आंसर के स्वरूप में लातूर से पहला मोर्चा निकला, बाद में औरंगाबाद में निकला, बीड़ में निकला, कोल्हापुर में निकला, सबसे बड़ा मोर्चा नासिक में निकला 20 लाख लोगों का। उन्होंने कहा कि एट्रोसिटीज एक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। 2 मोर्चे वालों ने 2 बातें कही। मैं नासिक में 10 दिसंबर को जब अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस का कार्यक्रम था, तब मैंने महाराष्ट्र की इस परंपरा को, मोर्चे की परंपरा को हेडलेस मोर्चास कहा। दीज आर दी हेडलेस मोर्चास। ये हेडलेस मोर्चास है, ऐसा मैंने कहा। क्यों हेडलेस मोर्चास कहा? क्योंकि जो लोग एट्रोसिटीज को डाइल्यूट करने की बात कर रहे हैं, उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स का रीजनिंग नहीं है कि ये डाइल्यूट क्यों होना चाहिए। जिन लोगों ने ये और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ये कहने के लिए मोर्चे निकाला, संख्या बल की ताकत दिखाने के लिए, उनके पास भी इस बात का डेटा नहीं है, एविडेंस नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है कि अगर ये स्ट्रांग होना चाहिए तो कैसे कैसे स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक मोर्चे को मैंने, जो मूर्ख मोर्चा था, तो मराठाओं के मूर्ख मोर्चे को मैंने मूर्ख मोर्चा कहा कि मूर्ख मोर्चा है, ये मराठाओं को समझ नहीं रहा है कि भाई हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, आरक्षण हमको कैसे मिल सकता है, ये उनको नहीं समझ रहा है। ये ब्राह्मणिकल ट्रैप में आके कुछ तो भी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, इसलिए, और इनको अपना विचार बोलते नहीं आ रहा है, इसलिए मुंह बंद किया है। जबकि बाबा साहब अंबेडकर के, महात्मा फुले के आंदोलन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला। पहले मनुस्मृति में हमको बोलने का अधिकार नहीं था, अगर कोई बोल दे तो उसकी जुबान काट दी जाती थी। महात्मा फुले और बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन की वजह से बोलने का अधिकार मिला। लोग मूक मोर्चा कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो मूक मोर्चा कर रहे हैं उनको अपना थॉट एक्सप्रेस करते नहीं आ रहा है डेमोक्रेटिक वे में, इसलिए उन्होंने मुंह बंद कर दिया है। इसलिए ये मूक मोर्चा नहीं, ये मूर्ख मोर्चा। मैंने डायरेक्ट कहा कि ये मूर्ख मोर्चा है, और उस विषय में मैंने बहुत सारी और भी बातें कही कि एट्रोसिटीज एक्ट कैंसिल कैसे नहीं हो सकता, और ये कैंसिल जो है ये डाइल्यूट होने की बात खड़ी नहीं होती, और उसके विषय में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को फेस करके आपको आगे जाना पड़ेगा। ये तमाम बातें मैंने उधर में कही। लेकिन मुझे मराठाओं के मूक मोर्चे के विषय में इतनी जो है वो जिज्ञासा नहीं हुई जितना मुझे काउंटर जो मोर्चा से निकले या और भी निकलने वाले उनके विषय में जो है वो ज्यादा जो है वो दया आ रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने महार सत्याग्रह और कलाराम टेम्पल का जो आंदोलन चलाया, ये दोनों आंदोलन मोर्चे नहीं थे। बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति बगैर मोर्चों के लाई, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति ये बगैर मोर्चों के लाई। महार सत्याग्रह और कलाराम टेम्पल, these were not the मोर्चास but they were the civil rights movements. They were the civil rights movements. आणि मग ज्या लोकांना हिस्ट्री माहिती आहे त्या लोकांना हे माहिती आहे की मग सायमन कमिशनच्या समोर आणि नंतर राऊंड टेबल कॉन्फरन्सेस मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्युमेंट केलं, रायटिंग मध्ये पिटिशन्स दिले, एव्हिडन्सेस दिले की भाई कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये येणारा जो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1935 चा त्याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम काय असायला पाहिजे,
बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिखित दिलं सायमन कमिशनच्या समोर आणि राऊंड टेबल कॉन्फरन्सेस मध्ये, आणि एव्हिडन्सेस सुद्धा दिले. ज्या लोकांना यांचे एव्हिडन्सेस पाहिजे तर ते अवेलेबल आहेत व्हॉल्यूम नंबर 2 मध्ये, ऑलरेडी रायटिंग अँड स्पीचेस मध्ये अवेलेबल आहेत. तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी विश्वातील सर्वात मोठी जी क्रांती आणली, ती क्रांती मोर्चे न काढता आणली. ती सिव्हिल राईट्स मुवमेंट्स होते, ते कॉन्स्टिट्यूशन आणि इंटेलिजन्सच्या बेसिसवर बाबासाहेब आंबेडकरांनी रेव्होल्युशन आणलं. आता आपण मोर्चे काढतोय, मोर्चे काढायला हरकत नाही, पण मोर्चे काढून आपला अजेंडा काय असायला पाहिजे? अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन अँड ह्युमन राईट्स आपल्याला काय राईट्स इव्होक करायला पाहिजे, डिस्क्रिमिनेशनच्या काय थेअरीला इव्होक करायला पाहिजे, ह्या गोष्टीकडे आपल्याला लक्ष देणं गरजेचं आहे. पण मला असं वाटतं की जे लोक मोर्चे काढण्यात मशगूल झालेले आहेत त्यांनी वाचणं सोडलेलं आहे, आणि त्यामुळे त्यांना ही गोष्ट कळून नाही राहिलेली आहे. आणि म्हणून ह्या ज्या सर्व बाबी आहेत ते फार सिग्निफिकंट झालेल्या आहेत. आणि म्हणून आपल्याला काही सिग्निफिकंट फॅक्ट्स ज्याच्याकडे बाबासाहेब आंबेडकरांनी इंडिकेशन केलं होतं, त्या इंडिकेशन कडे आपल्याला लक्ष देणं गरजेचं आहे. व्हॉट वॉज द इंडिकेशन गिवन बाय बाबासाहेब आंबेडकर? that for solving our economic and social objectives we must adopt the constitutional methods. Now let us understand what is the constitution, what are the constitutional methods, and then we will also have to understand the post 1966 development of the world after the declaration of International Bill of Human Rights. जो बाबा साहब अम्बेडकर का बेसिक आर्ग्यूमेंट था स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में, क्या आर्ग्यूमेंट था बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में? जो 24 मार्च 1947 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फंडामेंटल राइट सब कमेटी को टेबल किया, जिसके अध्यक्ष कृपलानी थे. बाबासाहेब आंबेडकरांचं हे बेसिक आर्ग्युमेंट होतं. काय बेसिक आर्ग्युमेंट होतं? की द इकॉनॉमिक राइट्स, द सोशल राइट्स and the community rights must be the fundamental rights and they should be guaranteed by the law of the constitution. म्हणजे जे आर्थिक अधिकार आहेत, जे सामाजिक अधिकार आहेत, जे कलेक्टिव्ह राइट्स आहेत म्हणजे सामूहिक अधिकार आहेत लोकांचे, ते मूलभूत हक्क असायला पाहिजे आणि ते घटनेमध्ये घटनात्मक अधिनियम कानून से उसको गारंटी किया जाना चाहिए. दैट वाज द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ बाबा साहेब आंबेडकर. बट ड्यू टू द कंपल्शंस ऑफ पार्टीशन and then the prevailing constituent assembly in which the Congress had the majority and they did not had the ideas of the rights, कि वे राइट्स कसे असायला पाहिजे हे त्या देशामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांना सोडून बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्लीचे जे मेंबर्स होते त्यांना याची आयडिया नव्हती. हिंदू कम्युनिटी मधनं जास्तीत जास्त लोक आलेले होते. हिंदू कम्युनिटी धर्मशास्त्रात अँटी राईट्स आहेत आणि म्हणून इकॉनॉमिक राईट्स, सोशल राईट्स आणि कलेक्टिव्ह राईट्स काय असतात याच्याकडे त्यावेळेसची आमची जी घटना समिती होती ती रेडी नव्हती आणि त्याच्यामुळे ती गोष्ट मागे गेली. नेहरूंनी बाबासाहेब आंबेडकरांना असं म्हटलं कि नहीं, अभी इसको फंडामेंटल राइट्स में डालेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, हर बात के लिए लोग कोर्ट में जाएंगे, हमको लॉ बनाना पड़ेगा, तो इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डालते, निर्देशांक तत्व में डालते हैं और इसको हम धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करेंगे. ऐसा नेहरू ने जो है बाबा साहब को रिक्वेस्ट किया कि बाबा साहब आप इसको अभी इस बात को कुछ बात के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि पार्टीशन में दिक्कत हुई, अभी अभी कंट्री एक हो रहा है, इतना रिसोर्सेस इंडिया के पास नहीं है, इसलिए इसको हम धीरे धीरे करेंगे, अभी इसको निर्देशांक तत्व में डालिए, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पण 1966 मध्ये एक डेव्हलपमेंट झालं. काय डेव्हलपमेंट झालं? त्याच्या
पूर्वी 10 डिसेंबर 1948 ला एक डेव्हलपमेंट झालं आणि या सर्व डेव्हलपमेंट भारतामध्ये जेव्हा घटना बनत होती त्याचे पॅरलल झालेल्या घटना आहेत, डेव्हलपमेंट्स आहेत. जेव्हा राज्य घटना आपल्याकडे बनत होती तेव्हा हे पॅरलल डेव्हलपमेंट झालेले आहे. 10 डिसेंबर 1948 ला यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर झाला. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ. जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया गया, 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना, तो यूनाइटेड नेशंस जब बना तो उसका बेसिक एजेंडा था कि भाई हमको केवल दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन नहीं आने देना, युद्ध को नहीं आने देना है. इसलिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस ये यूनाइटेड नेशंस का मेजर एजेंडा होना चाहिए. ऐसा 1945 में यूएन बनने के पहले के जो सैन फ्रांसिस्को में जो डिस्कशंस हुए उसमें ये डिस्कशंस हुए दुनिया भर के 50-52 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच. तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर यहां कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उस समय सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस में एक जेंटलमैन थे, उनका नाम है जनरल स्मट्स. और जितना कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम बाबा साहब अम्बेडकर को रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स को लेकर जनरल स्मट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए. और उनका फोटो यहां नहीं है. तो इस व्यक्ति ने सैन फ्रांसिस्को में यह कहा कि अगर यूनाइटेड नेशंस केवल वॉर और पीस को बचाने के लिए केवल अगर बनता है तो यूएनओ की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है. ऐसा जनरल स्मट्स ने कहा. यह आर्मी का जनरल था, यह सिविल कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था, आर्मी का जनरल था. लेकिन उसने यह बात कही कि भाई अगर हम केवल अगर लड़ाई को रोकने के लिए, शांति प्रस्तावित करने के लिए दुनिया में अगर संयुक्त राष्ट्र को बना रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र बनाने का ज्यादा अहमियत नहीं है. अगर सही में संयुक्त राष्ट्र को इस विश्व युद्ध के बाद अगर दुनिया का रिकंस्ट्रक्शन करना है, जस्टिस के आधार पे दुनिया को बनाना है, तो यूएन का सबसे बड़ा अगर कोई फाउंडेशन होना चाहिए, सबसे बड़ा कोई अगर आधार होना चाहिए, सबसे बड़ा कोई काम होना चाहिए, तो वो ह्यूमन राइट्स होना चाहिए. ये बात जनरल स्मट्स ने 1945 में सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस में भारत के संविधान बनने के पहले सैन फ्रांसिस्को के कॉन्फ्रेंस में कहा. और 1945 में यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बना और उस चार्टर के अंदर 6 आर्टिकल्स के एंट्रीज में ह्यूमन राइट्स को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है. मैं समझता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह दुनिया में सबसे बड़ी बदलाव की घटना है जिसके तरफ भारत में हमने ध्यान नहीं दिया. दुनिया के बहुत सारे देशों ने ध्यान दिया लेकिन भारत में हमने ध्यान नहीं दिया. उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर का जो बेसिक आर्ग्यूमेंट था, बाबा साहब अम्बेडकर का जो बेसिक आर्ग्यूमेंट था कि इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स ये फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए. जिन लोगों ने राइट्स की स्टडी की है, जिन्होंने हिस्ट्री कहां पढ़ी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से आगे हिस्ट्री पढ़ी है, जिन्होंने मैग्ना कार्टा को पढ़ा, मैग्ना कार्टा जून 1215, दिस इज द फर्स्ट रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट्स इन द वर्ल्ड. दुनिया की 10,000 साल की सभ्यता में मैग्ना कार्टा ये पहला रिटन कॉन्ट्रैक्ट है राइट्स को लेकर. भारत के अंदर में चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे नर्मदा वैली सिविलाइजेशन हो या विदर्भ
सिविलाइजेशन हो, सॉरी विदर्भ प्लाटो सिविलाइजेशन हो, चाहे जेरिको सिविलाइजेशन हो, चाहे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो, चाहे पिलग्रिम सिविलाइजेशन हो, चाहे इनका माया सिविलाइजेशन हो, भारत के अंदर में जितने सिविलाइजेशन हुए 1215 तक, इंक्लूडिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, 1215 तक दुनिया की हिस्ट्री में हमें कहीं रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट्स की थ्योरी नहीं मिलती। मैग्ना कार्टा ये पहला एग्जाम्पल है दुनिया में जहां पर पहली बार ये माना कि किंग को ये मानना पड़ा कि नहीं, नागरिकों के अधिकार होते हैं और मुझे अपने कुछ राइट्स को छोड़ना पड़ेगा नागरिकों के अधिकार को गारंटी करने के। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया में एक बहुत बड़े सिद्धांत को प्रस्तावित किया। क्या सिद्धांत को प्रस्तावित किया? ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी किसी न किसी फॉर्म में दुनिया में नहीं थी। हमारे देश में ट्राइबल रिपब्लिक्स में डेमोक्रेसी थी। आणि आपण बघतो की शाक्य, वज्जी, लिच्छवी, रमागम हे जेवढे ट्रायबल रिपब्लिक्स होते तिथे वन और अदर फॉर्म मध्ये डेमोक्रेसी होती। आपण त्याला नकारू शकत नाही। डेमोक्रेसी वॉज इन वन फॉर्म और दी अदर। बट आज जो डेमोक्रेसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद डेवलप हुई है, जो डेमोक्रेसी में आज हम लोग जी रहे हैं, वो डेमोक्रेसी और उस डेमोक्रेसी में डिफरेंस था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 3 सिद्धांतों को प्रस्तावित किया। कौन से सिद्धांतों को प्रस्तावित किया? उसको उन्होंने कहा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। आपण म्हणतो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रॅटर्निटी, कारण आपल्याकडे विषमता जातीच्या आधारावर होती म्हणून आपण इक्वालिटी पहिले म्हणतो। तिथे त्यांनी म्हटलं लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रॅटर्निटी। That is the first principle that the French Revolution settled, the Revolution of Voltaire and also settled. दूसरा जो सिद्धांत फ्रेंच रेवोल्यूशन में सेटल हुआ, वो सेटल हुआ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कि हमको कैसे कंडीशन में कम्युनिटीज को कैसे नेशन स्टेट्स में, कैसा नेशन स्टेट बनाना है, कैसे नेशन स्टेट्स में रहना है, ये डिसाइड करने का अधिकार ये किंग को नहीं, ये चर्च को नहीं, ये लोगों का अधिकार है। लोगों ने इसे डिसाइड करना चाहिए। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दूसरा सिद्धांत सेटल किया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी को सेटल किया और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को सेटल किया। ये जो दुनिया आज हम देख रहे हैं 21वीं शताब्दी में, ये बात और है कि 21वीं शताब्दी में जाने के बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि शिवाजी महाराज के तलवार से चेंज आ सकती है। तर मी नाशिक मध्ये बोल लो कि अभी शिवाजी महाराज के तलवार से बदलाव नहीं आएगा, अब बाबा साहब अम्बेडकर के कलम से बदलाव आने वाला। इस बात को समझने की जरूरत है। ये बात और है कि हम 21वीं शताब्दी में आए पर फिर भी न जाने क्यों बार बार हिस्टोसिटी में चले जाते हैं। फैंटेसी ऑफ द डिस्टेंट पास्ट। हमको लगता है कि प्राचीन बहुत अच्छा था, अभी अच्छा नहीं और आगे अच्छा नहीं हो सकता। ब्राह्मण भी हमको यही बताता है कि पहले का युग सतयुग था, आगे आने वाला युग कलयुग है। हम भी कहीं ना कहीं ज्यादा हिस्ट्री के तरफ चले जाते, 10,000 साल पहले चले जाते। हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा था कि those who do not know their history cannot create their history। हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री का मालूम होना और हिस्ट्री में जीना ये दो अलग अलग बातें हैं। हिस्ट्री का मालूम होना और हिस्ट्री में जीना ये दो अलग अलग बातें हैं। जिन्हें इतिहास बनाना है उन्हें केवल इतिहास मालूम होना पर्याप्त नहीं, उन्हें वर्तमान की जानकारी होना ज्यादा जरूरी है, तभी वो इतिहास बना सकते हैं। इस एक नई बात को समझने की जरूरत है।
वो कैसा है ये इसके ऊपर में मैं डेलिब्रेशन करूंगा। जो दुनिया आज बदली है वो कुछ 6 बड़े आंदोलनों की वजह से बदली। कौन से वो 6 बड़े आंदोलन है जिसकी वजह से दुनिया बदली? एक, क्रिस्टालर मूवमेंट, सेकंड, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, थर्ड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फोर्थ, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फिफ्थ, रशियन रेवोल्यूशन, सिक्स्थ, चाइनीज रेवोल्यूशन। दुनिया के अंदर 400 साल का अगर इतिहास अगर आप उठाकर देखें तो 400 साल के इतिहास में या 600 साल के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो 6 बड़े आंदोलन हमको नजर आएंगे। क्रिस्टालर मूवमेंट ने सबसे पहले चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, क्रिस्टालर मूवमेंट, एरा ऑफ एनलाइटनमेंट और साइंस, ये तीनों के वजह से सेकुलरिज्म आया, चर्च और स्टेट सेपरेट हुआ। उसके बाद डेमोक्रेसी का उदय हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। डेमोक्रेसी में आर्थिक समानता का एजेंडा काफी हद तक सेटल हुआ रशियन रेवोल्यूशन से, चाइनीज रेवोल्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसका प्रिंसिपल सेटल हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन से, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन से। मैं आपको 600 साल का दुनिया का इतिहास बता रहा हूं, लेकिन दुनिया के इस 600 साल के इतिहास में भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में आंदोलन चला। भारत में 2 तरह के आंदोलन चले। एक आंदोलन चला दादा नेहरू भाई नौरोजी, तिलक और गांधी जी के नेतृत्व में, और एक आंदोलन चला महात्मा फुले, शाहू महाराज, बिरसा मुंडा और बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में। तो जब दुनिया में ये 6 आंदोलन से जो दुनिया बदली, तब भारत में भी एक्चुअल में आंदोलन, अगर महात्मा फुले से बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को अगर हम देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन एंड फिलॉसफी, रिलीजन और फिलॉसफी को 2 मिनट के लिए बाजू रखें तो यह आंदोलन 3 चीजों के लिए था। कौन से 3 चीजों के लिए था? राइट्स, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। राइट्स, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट, अधिकार। अगर महात्मा फुले जी का सार्वजनिक सत्य धर्म अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें महात्मा फुले ने मानव के अधिकारों की बात को लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर के साइमन कमीशन से आगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक के अगर डेलिब्रेशंस को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने राइट्स की बात की है, डिग्निटी की बात की है, डेवलपमेंट की बात की। तो भारत के अंदर महात्मा फुले से बाबा साहब अम्बेडकर तक का जो आंदोलन है वो आंदोलन राइट्स, डिग्निटी और डेवलपमेंट का आंदोलन था। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि यूरोपियन हिस्ट्री में या एशिया की हिस्ट्री में जो 6 आंदोलन आए, अमेरिका से लेकर एशिया तक, चाइना तक, वो 6 आंदोलन उन्होंने दुनिया को बदला। और भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन ने दुनिया में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लाया और 3600 साल से जो जाति की गुलामी थी उसको ध्वस्त किया और एक नया इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इंडिया को लाया। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 3600 साल की हिस्ट्री को चेंज किया, फाउंडेशन को चेंज किया, वेद और शास्त्रार्थ के लॉस को चेंज किया। अब 1966 में बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये बेसिक आर्गुमेंट था, वो 1966 में बाबा साहब अम्बेडकर का जो बेसिक आर्गुमेंट था कि हमारे इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स और कल्चरल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो दुनिया भर की कंट्रीज ने 2 ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को साइन किया जिनको कहा जाता है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन
of racial discrimination, International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights. तो इसमें का जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, और इसके तहत जो 3 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स दुनिया के देशों ने साइन किए, रेटिफाई किए, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर इसको मिला लिया जाए तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ICCPR, ICESCR 1966 और ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स देयर अंडर, इनको अगर मिला लिया जाए तो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बनता। अब ये बात मैं आप लोगों को क्यों बार बार बता रहा हूं? मैं समझता हूं कि एक बात को हमें समझना होगा। किस बात को समझना होगा? एक बात को जिसे हमें समझना होगा कि टुडे वी आर नॉट ओनली गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टुडे we are not only governed by the constitution, today we are governed by the constitution as well as the international law. आज दुनिया में, दुनिया का कोई भी देश, केवल भारत नहीं, दुनिया का कोई भी देश केवल उसके कंट्री के संविधान से गवर्न नहीं होता। ये हमारा मिसकंसेप्ट है। दुनिया का कोई भी देश, भारत ही नहीं, जिसने भी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को साइन किया, 213 देशों ने, कंट्रीज और स्टेट्स ने यूएन के चार्टर को साइन किया, और लगभग 200 कंट्रीज ने इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को रेटिफाई किया है। 9 कोर ह्यूमन राइट्स की ट्रीटी एंड कन्वेंशंस है, उनको रेटिफाई किया। तो अब दुनिया 2 तरह के लॉ से गवर्न हो रही है। कौन से 2 तरह के लॉ से गवर्न हो रही है? एक गवर्न हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, दूसरा गवर्न हो रहा है इंटरनेशनल लॉ से। अब इंटरनेशनल लॉ 3 तरह का होता है। मैं जानबूझ के ये बातें आपको डिटेल में बता रहा हूं ताकि जो लोगों को संविधान और अधिकारों की बात को पूरा करना है, मैं समझता हूं ये उनको समझना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा ये स्पीच भले ही अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, भले ही चुनाव के पहले हो रहा है, भले ही आने वाले कॉर्पोरेशन और जिला परिषद के चुनाव के पहले हो रहा है, लेकिन ये स्पीच मैं वो चुनावों को ध्यान में रख के नहीं दे रहा। ये स्पीच, ये गाइडेंस मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स की बात को पूरा करना है। जिनको नहीं करना है वो लोग इलेक्शन लड़ा सकते हैं, वो जीत सकते हैं, हार सकते हैं, जो करना है उनको कर सकते हैं, लेकिन जिनको कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स की बात पूरी करना है उनके लिए मेरा ये गाइडेंस है। और ये गाइडेंस मैं इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि आज बाबा साहब अंबेडकर के बाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ कि 30.5 करोड़ SC/ST का चार्टर और पिटीशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ, मानव अधिकार और संविधान के कानून के तहत 30.5 करोड़ लोगों का SC/ST का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ना डाले, एक्सेप्ट हुआ। और बाबा साहब के बाद ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, वो मैंने किया, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इसमें क्या क्या डिटेल्स है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए ये कैसा हुआ बगैर सुप्रीम कोर्ट में गई, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और अभी मैं आगे क्या क्या मैं हासिल करने वाला हूं ये आपको बता रहा हूं। आपको मोदी से डर लगता है, मुझे मोदी से बिल्कुल डर नहीं लगता। आपको मोदी से RSS से डर लगता है, मुझे मोदी RSS से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ रक्षकों का मुंह बंद कर लिया 15 अगस्त के बाद। इसको ध्यान में लीजिए। आप लोगों को ये बात ध्यान में नहीं आ रही है? अभी कोई गौ रक्षक दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। बजरंग दल वाला चिल्ला रहा है क्या? कोई नहीं चिल्ला रहा है।
बीएसपी वाला बोल रहा है कि नहीं चिल्ला, नहीं बोल रहा है। मैं जानता हूं कि इनको कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। मैं आपको बताने वाला हूं प्रॅक्टिकली मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूं। म्हणून हे मी तुम्हाला थिओरिटिकल सांगत नाही, मी प्रॅक्टिकल जे केलं ते तुम्हाला सांगतोय, पण तुम्हाला कळायला पाहिजे म्हणून थोडा थिओरिटिकल याच्यात थोडं समजणं गरजेचं आहे। तर आज विश्वाचा कोणताही कंट्री हा फक्त कॉन्स्टिट्यूशनल लॉने गवर्न होत नाही। दॅट इज अ मिथ, दॅट इज अ मिसकंसेप्ट कि अपन केवल कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न है। नहीं, दुनिया का कोई भी देश अब कॉन्स्टिट्यूशन से केवल गवर्न नहीं होता। दुनिया का हर देश जिसने यूएन चार्टर को साइन किया है वो अब संविधान के साथ अंतरराष्ट्रीय कानून से गवर्न होता है। अब अंतरराष्ट्रीय कानून 3 तरह का होता है। क्या 3 तरह का कानून है? एक जिसको कहा जाता है पब्लिक लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। दूसरा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड तीसरा ट्रांसनेशनल लॉ। ट्रांसनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में कई तरह के टाइप्स है। लॉज ऑफ वॉर्स, लॉज ऑफ क्राइम्स, लॉज ऑफ सीज, लॉज ऑफ एनवायरमेंट एंड लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये इंटरनेशनल पब्लिक लॉ है। प्राइवेट लॉ में जनरली ह्यूमैनिटेरियन लॉ, नॉट ह्यूमन राइट्स लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ डील होता है। और ट्रांसनेशनल लॉ यानी जैसे यूरोपियन यूनियन है जिसमें कई देशों ने अपनी सॉवरेनिटी को पूलिंग करके यूएन का संविधान बनाया और उससे वो गवर्न होते हैं, इसे ट्रांसनेशनल लॉ कहा जाता। तो 1966 के बाद एक डेवलपमेंट हुआ कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है। अब जब ये दुनिया में आया, अभी आप लोगों को अगर ठीक से ध्यान दिया होगा, जर तुम्ही लोक टेलिव्हिजन बघता आणि टेलिव्हिजन मध्ये फक्त रियालिटी शो बघत नाही, फक्त गाने बघत नहीं, फक्त सास बहू के सीरियल नहीं देखते। अगर टेलीविजन को ध्यान से देखते हो, अगर न्यूज को देखते हो, पेपर को पढ़ते हो, तो 2 बातें मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं, आपको ध्यान में आती है कि इस बात को आप ध्यान दीजिए। एक, इस देश की पार्लियामेंट को बंद गिराया गया। क्यों बंद गिराया गया मैं बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आज डेमोक्रेसी के 5 पिलर्स हैं। डेमोक्रेसी के 5 पिलर्स हैं, इसको समझने की जरूरत है। मोर्चेकार तो कहा हरकत नाही, पण मोर्चांनी परिवर्तन येणार नाही, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अडॉप्ट करावे लागणार। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ऑर्गन्स को बनाया, जो इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहले 3 पिलर हुआ करते थे, 4 कन्वेंशनल पिलर था, अभी 5 पिलर्स। कौन से 5 पिलर्स है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑम्बुड्समैन एंड मीडिया। ऑम्बुड्समैन एंड मीडिया। व्हाट आर द ऑम्बुड्समैन? लोकपाल के विषय में सुना, दैट वाज एन ऑम्बुड्समैन, गलत था, लेकिन दैट इज अ फॉर्म ऑफ एन ऑम्बुड्समैन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल SC/ST कमीशन, नेशनल वुमेन्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, ये सारे ऑम्बुड्समैन हैं। ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है जिसको ट्रांजिशनल लॉ कहा जाता है। ट्रांजिशनल लॉ, जर कोई एडवोकेट असतील, आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर वो सुन रहे तो इस बात को सुने। ट्रांजिशनल लॉ, क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड क्वासी जुडिशियल रेमेडीज, सिविल रेमेडीज एंड क्रिमिनल रेमेडीज। और मीडिया, क्योंकि फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये 5 पिलर्स है डेमोक्रेसी के। तो पार्लियामेंट क्यों बंद हुआ इसके विषय में मैं बताऊंगा, इसके विषय में मैं डिटेल में बोलूंगा। ये 5 पिलर में क्या बदलाव लाना है इसके विषय में मैं बताऊंगा आपको आज। और API इसको कैसे कर रही है मैं बताऊंगा। भारत की एकमात्र पार्टी, भारत की एकमात्र पार्टी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डॉक्टर अंबेडकर प्लान में अडॉप्ट किया,
और उस पर अभी हम एक्शन कर रहे हैं। इसमें हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसको मैं बताऊंगा कि हम क्या क्या बातों में सक्सेसफुल हो रहे हैं और क्या बातें हमको लाना है। पर तुम्ही जर लक्ष दिलं असणार तो अभी एक लॉ पास हुआ, आखिरी दिन 1.5 घंटे में वो लॉ पास हुआ लोकसभा में। पूरा विंटर सेशन हॉट रहा, विंटर सेशन हॉट रहा। कांग्रेस और अपोजिशन ने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, बीजेपी ने भी पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे में एक लॉ पास हुआ। उस लॉ का नाम है राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल्स राइट्स एक्ट 2016। वो लॉ में एक बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे कितने पॉलिटिशियंस ने उस पर ध्यान दिया, हमारे कितने एडवोकेट्स ने, सामाजिक काम करने वाले लोगों ने ध्यान दिया, इस बात को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको उसमें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि विकलांग लोगों के लिए जो आरक्षण 4.5% जो गारंटीड हुआ इस लॉ में, उसमें यह पहला एकमात्र ऐसा लॉ है भारत का जिसमें विकलांग लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण गारंटी किया गया। पहला लॉ है, विकलांग लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण गारंटीड किया गया। विकलांग लोगों को क्यों किया? आखिरी 1.5 घंटे में पार्लियामेंट में लॉ कैसे बना? जब पार्लियामेंट में हल्ला हो रहा था तो लॉ कैसे बन गया? किस वजह से बना? क्योंकि 2006 में हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्संस को साइन किया। 9 साल 10 साल हो रहे हैं। भारत के सरकार को यूनाइटेड नेशंस में जवाब देना है कि भाई इसके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया देश में। तो इसलिए पार्लियामेंट में नोटबंदी के वो हल्ले के बावजूद पार्लियामेंट को 1.5 घंटे में अपोजिशन को, और रूलिंग के अंदर में एग्रीमेंट हुआ, अपोजिशन बाहर गई, केवल एक व्यक्ति को बैठाया अपोजिशन से, उसने कहा कि हमारा क्या कहना है इस बिल में, और 1.5 घंटे के अंदर वो बिल पास हुआ। दिस शोज कि ह्यूमन राइट्स वर्क, दिस शोज कि ह्यूमन राइट्स वर्क। जहां पार्लियामेंट नहीं चलती है वह ह्यूमन राइट्स के अंतरराष्ट्रीय कानून को फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट को अपना मुंह बंद करके राइट्स को पूरा करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है, पॉलिसी बनाना पड़ता है। ये बात प्रूफ किया आखिरी दिन लोकसभा के, जिसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, हम आज यहां बैठे हुए 1990 के बाद, मैं जिन जिन लॉस की बात कर रहा हूं, एक्ट्स की बात कर रहा हूं, उस पर आप गौर करें। 1990 के बाद भारत में कई बड़े लॉस बने और कई लॉस बनने की जरूरत है। मैं वो लॉस को नाम लेता हूं, उस पर आप ध्यान दीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, साल 90 के बाद। पेसा लॉ, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, 90 के बाद। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, 90 के बाद। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, 90 के बाद। राइट टू एजुकेशन 2009, 90 के बाद। निर्भया केस के बाद सीआरपीसी और आईपीसी में महिलाओं के सेक्सुअल अब्यूज के लिए, मोलेस्टेशन के लिए जो लॉज बनाए गए वो सीडा के अंदर बने। कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979, माइनॉरिटीज कमीशन 1992, चिल्ड्रंस का कमीशन, वुमेन्स का कमीशन, भारत में ये जितने कमीशन बने, ओम्बुड्समैन बने, ये सब 90 के बाद बने। 90 के पहले क्यों नहीं थे? क्या कारण था कि भारत में 90 के बाद ये लॉज और ये इंस्टीट्यूशंस आए? क्या कारण था कि भारत का संविधान होने के बावजूद 90 के पहले ये नहीं आए, 90 के बाद ही आए? गौर देने की आवश्यकता है। इस बात को हमें गंभीरता से समझना होगा, इस बात को हमें गंभीरता से समझना होगा।
राइट्स की थ्योरी में 3 तरह के राइट्स आए। कौन से 3 तरह के राइट्स आए हैं? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स। 3 तरह के राइट्स आए हैं। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, कलेक्टिव राइट्स। तुम्हाला समजवण्यासाठी सांगतो, आज कोणी बोलू नहीं दिला। मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर किसी ने कहा कि आपका ये स्पीच नहीं होगा आज यहां, तो मुझे रेमेडी है। मैं 226 में हाई कोर्ट में जा सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं, 32 में, और वो मेरे लॉ को, मेरे राइट को रिस्टोर करेगा कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलना ये इनका फंडामेंटल राइट है। पूरा देश भी अपोज में हुआ तो गवर्नमेंट को इस कार्यक्रम को कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मुझे इलेक्शन में खड़े होने का राइट है, वोट देने का अधिकार है, उसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल कोई ऑफेंसेस हो। क्यों? क्योंकि ये मेरा सिविल राइट है, पॉलिटिकल राइट है। मुझे व्यवसाय करने का राइट है, ये मेरा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है। लेकिन अगर मेरे पास जमीन नहीं है, अगर मेरे पास नौकरी नहीं है, अगर आदिवासियों के जमीन से माइंस और मिनरल्स को निकाला जा रहा है, लेकिन आदिवासियों को उसके राइट्स नहीं दिए जा रहे, और अगर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाता हूं कि मेरे आर्थिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मैं हाई कोर्ट जाता हूं तो मुझे फंडामेंटल राइट की रेमेडी नहीं है। इस बात पर आप गौर करेंगे। वाई? क्योंकि भारत में इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को साइन करने के बाद, भारत में इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को साइन करने के बाद मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंदा भारती में देने की जरूरत नहीं पड़ती। केशवानंदा भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मूलभूत अधिकार, मूलभूत आधार है संविधान के, इसको आप अमेंडमेंट कर भी चेंज नहीं कर सकते। ये जो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, ये कहने की नौबत नहीं आती अगर 42nd अमेंडमेंट, भारत में 42nd अमेंडमेंट, जो भारत के संविधान का सबसे बड़ा अमेंडमेंट है अभी तक का, वो अमेंडमेंट बाकी सब चीजों के लिए जो हुआ वो हुआ, पर वो ना होते हुए या वो होने के साथ सबसे बड़ा काम अगर कुछ होना चाहिए था तो वो ये होना चाहिए था कि जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को हमने साइन किया, उसको हमें फंडामेंटल राइट्स में लाना चाहिए था, अमेंडमेंट करके पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत के संविधान में अगर ह्यूमन राइट्स को लाते, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ, जैसे यूक्रेन में हुआ, जैसा बेलारूस में हुआ, जैसे युगोस्लाविया में हुआ, जैसे यूरोप के 48 देशों में हुआ, लैटिन अमेरिका में हुआ, अफ्रीका में हुआ, कुछ एशिया के कंट्रीज में हुआ, दुनिया के 102 देशों ने अपने संविधान में मानव अधिकारों को इनकॉर्पोरेट किया एज अ फंडामेंटल राइट। इसका क्या नतीजा हुआ मैं बताता हूं, छोटा सा नतीजा बताता, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। अभी भारत में भटके विमुक्तों की और पहले के अस्पृश्यों की, यानी आज के शेड्यूल्ड कास्ट और डीटीएनटीज की अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो लैंडलेसनेस की प्रॉब्लम है। The DTNTs and scheduled castes do not have lands in India. लेकिन you cannot claim land as a right. भारत में आप लैंड को राइट करके क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमारे साथ 2000 साल डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो हमें लैंड मिलना चाहिए, इसके वजह से हमारी लैंड गई, हमको लैंड नहीं है, और हमको लैंड नहीं है तो लैंड टू लाइवलीहुड नहीं है।
आज भारत के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का रिट पिटीशन डाले, डीटीएमटी अगर इस तरह का रिट पिटीशन डाले, तो मैं समझता हूं कि उन्हें सक्सेस मिलने की संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन मैं साउथ अफ्रीका का उदाहरण आपको बताता हूं, मैं आपको मैक्सिको और मलेशिया का उदाहरण बताता हूं, 3 देशों का उदाहरण मैं आपको बताता हूं। साउथ अफ्रीका में आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि नेल्सन मंडेला के आंदोलन के बाद 1996 में जब साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान को ध्यान में रख के वो संविधान बनाया गया। बाबा साहब के संविधान को ध्यान में रख के वो संविधान बनाया गया। लेकिन उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात को ऐड किया गया। क्या महत्वपूर्ण बात को ऐड किया गया? ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका में लाया गया। ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में साउथ अफ्रीका में लाया गया। अब इसका क्या नतीजा हुआ? काय याचे परिणाम झाले? परिणाम असे झाले की ज्या व्हाईट्स लोकांनी अपार्थाईड मध्ये ब्लॅक लोकांची जमीन 1919, 1920 इथपर्यंत ज्या व्हाईट लोकांनी ब्लॅक लोकांची लँड घेतली होती, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो जमीन सफेद लोगों से निकालकर लेकर ब्लैक लोगों को वापस दी गई। और जहां जमीन वापस नहीं ले जा सकती थी, अगर सिटी बन गई, कुछ और हो गया, तो कॉम्पनसेशन दिया गया, रिपेरेशन किया गया, रेस्टिट्यूशन किया गया। ये साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ और आज ब्लैक्स लोगों के पास जमीन है और इकोनॉमिक राइट्स साउथ अफ्रीका। आपकी ताली नहीं बजेगी, मैं जानता हूं ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है। आप क्यों बजाएंगे? आप केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बजाएंगे। भारतीय रटनेचा तू मला माहिती है, आपकी प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। दैट इज योर प्रॉब्लम, आई नो। साउथ अफ्रीका मध्ये झालं, आप बजा थोड़ा बुरा मान जाएंगे बोल। चलो ठीक है, क्योंकि जनरल स्पॉट्स का फोटो नहीं है इसलिए मुझे बुरा लगा। ह्यूमन राइट्स का टॉपिक रखा लेकिन जनरल स्पॉट्स का फोटो नहीं है, तो इसलिए मुझे बुरा लगा, इसलिए मैं कुछ बोल रहा हूं। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं पढ़ा हूं, आज इंडिया के अंदर नंबर 1, नंबर 2 लाइब्रेरी अगर किसी की होगी पूरे देश में, पर्सनल लाइब्रेरी, तो मैं दावे से कहता हूं ये पूना के भटाड़ले एरियल एंटीना की नहीं है, वो विजय मानकर की है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। और मैं पढ़ा हूं, आप लोग वर्षावास करते, मैंने भी वर्षावास किया। तुम्ही वर्षावास करता, मी पण वर्षावास केलेला आहे। 3 महिने मी वर्षावास केला। तुम्ही डोळे बंद करून वर्षावास करता, मी डोळे उघडे करून वर्षावास केलेला आहे। 6 महीने में 180 दिनों में 180 रिपोर्ट और बुक्स को पढ़ा हूं, दुनिया की टॉप न्यूज। और 15 अगस्त, 15 सितंबर और 10 दिसंबर का 3 बड़े चार्टर भारत के इतिहास में इंडियन स्टेट को पिटीशन कर दिया। उसके वजह से भारत सरकार को ना लेफ्ट मूव होते हो रहा है, ना राइट मूव होते हो रहा है। इसलिए जो है, मैं वर्षावास आप खुला रख के किया, इसलिए ये बात मैं आपको बता। तो ब्लैक लोगों को जमीन मिली तो आपको ताली बजाने में दिक्कत हो रही है। पता नहीं आप लोग व्हाइट लोगों से प्रभावित हो गया, सोचना पड़ जाए। कारण तुम्ही, मला माहिती है, नहीं बनता बनता अभी बीजेपी को भी वोट करने लगे, तो इसलिए आप व्हाइट लोगों से प्रभावित हो, ये मुझे मालूम है। आता भारतामध्ये आपण किती दिवसापासून बोलतोय कि ज्युडिशरी में रिजर्वेशन चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन चाहिए। भारत में हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट की स्पेशल रिपोर्ट है मई 2012 की, न चिप्पन कमेटी रिपोर्ट
उसके पहले की करिया मुंडा कमेटी रिपोर्ट है। भारत में 3 ऐसी रिपोर्ट्स है जिन्होंने कहा कि भारत में SC ST को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जुडिशरी के अंदर। 2013 की नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब की स्पेशल रिपोर्ट है जिसने कहा आदिवासियों को स्वीट इक्विटीज मिलना चाहिए, स्वीट इक्विटीज। अभी ये गढ़चिरौली में 1 महीने में 2 जगह जला दिया, वैन्स को जलाया, व्हीकल्स को जलाया कि नहीं आप ये माइंस से नहीं ले जा सकते, वो गाड़ियों को जलाया। क्यों? क्योंकि भारत के आदिवासियों के जमीन में जो संपत्ति है, दुनिया की 70% जो मिनरल संपदा है वो आदिवासियों के अंडर है। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि भारत में अंबानी सबसे अमीर नहीं, आदिवासी सबसे अमीर है। भारत में अंबानी सबसे अमीर नहीं, सबसे अमीर कौन है? इसलिए अर्जुन सिंह ठाकुर को पकड़ के रखा हूं जब से। अर्जुन सिंह ठाकुर को इसमें जब से पकड़ के रखा हूं क्योंकि मुझे मालूम है वो अमीर है। शेड्यूल कास्ट के पास कुछ नहीं है, लेकिन आदिवासियों के फॉरेस्ट में जमीन में 70% खरीद संपदा है। एक एस्टिमेट के हिसाब से ये मोदी है ना, 1 नंबर का झूठा आदमी। मैं बार बार बोल रहा हूं इसमें 1 नंबर का झूठा है, और इसको मैंने भगोड़ा प्रधानमंत्री भी डिक्लेयर किया। ये ट्विटर पे ट्यू 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 करता है जैसे चिमना, ट्विटर में बोल दो, पर पार्लियामेंट में आके बात करने को डर लगता है इसको। तो मैंने 26 नवंबर को संविधान दिवस में कहा नागपुर में, मेरा यूट्यूब में भाषण आप देख सकते। आज लॉन्गेस्ट वीडियोस में सबसे ज्यादा मेरे वीडियो देखे जाते हैं देश के अंदर। आपको शायद इस बात की जानकारी है या नहीं, ये मैं नहीं जानता हूं। 1.5 घंटे 2 घंटे के बड़े भाषण, अभी ये भाषण जो है जब यूट्यूब में जाएगा अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के चैनल में या जय भीम MS के चैनल में, तो ये जो है 10-10, 20-20 हजार लोग यूट्यूब में देखते हैं और व्हाट्सएप में डाउनलोड करके लाखों लोगों के मोबाइल में मेरे वीडियोस है। इसलिए जो है ये बात मैं जानता हूं कि मेरे बोलने का क्या असर होगा। ये भाषण मैं आज आप लोगों के लिए कम दे रहा हूं, उनके लिए ज्यादा दे रहा हूं। किनके लिए ज्यादा दे रहा हूं? जिन लोगों से मुझे हिसाब चुकता करना है। आपका हिसाब मैंने चुकता करना है, मुझे मालूम है। मैं बही खाता पक्का लिखने वाला इंसान हूं, आपके तरह नहीं है जो भूल जाता हूं, आपके तरह नहीं जो भूल जाता हूं। और आप दान करते हो, मैं दान नहीं करता। आप दान करते, नहीं करता। मैं पैसा दान करता हूं लेकिन माफी का दान नहीं करता। मैं पैसे का दान करता हूं लेकिन माफी का दान नहीं करता। जिन आर्यन ब्राह्मणों ने इस देश के नागवंशियों के साथ, असुरों के साथ, दलित आदिवासियों, ओबीसीयों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ 3600 साल तक इस देश में भेदभाव किया, उत्पीड़न किया और आज भी कर रहे हैं, उनको मैं आज वार्निंग दे रहा हूं। ये कैमरा मेरे आगे है कि आपको मैं इस देश में एक एक वोट के लिए, एक एक नोट के लिए और एक एक मंत्र के लिए तरसाऊंगा, एक एक मंत्र के लिए तरसाऊंगा। तो मैं दान पारमिता, मैं बुद्ध जैसा दान पारमिता नहीं रखता। मैं पैसा दे दूंगा, अपना जीवन दूंगा, लेकिन इनको माफी नहीं दूंगा। ये बात ध्यान में रखना। जब तक ये हिसाब पूरा नहीं होगा और विजय मानकर जिंदा है, मैं इनको माफी नहीं दूंगा। अगर आप में से आठवले को भी आगे किया तो भी माफी नहीं दूंगा। जर तुम्ही आठवलेला समोर आणला किंवा बाईला सुलेखा कुमारींना समोर आणला कि मानकर साहब पे लेडीज का तो भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो ये इतना हार्डकोर आदमी है कि ये बदलता नहीं है। सब बदलते हैं लेकिन ये बदलता नहीं। तो मैं मोदी को बोला यार ये मोदी 1 नंबर का झूठा है। क्यों झूठा है? मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं। मैं 26 नवंबर को बोला नागपुर में कि यार ये प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जाके बैठना चाहिए। क्या होगा? अपोजिशन वाले कुछ पूछेंगे,
क्या कोई मारने वाले हैं? वो कुछ पूछेंगे, आप उनका जवाब दो। वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आप उनको क्रिटिसाइज करो। सत्य क्या है, बाहर आने दो। मोदी जो है पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं थे, लेकिन अगर आपने लोकसभा सेशन देखा होगा तो मोदी पहली बार सीरियसली 28 तारीख को बैठे पार्लियामेंट के अंदर। जैसे मैंने 26 नवंबर को बोला कि ये भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है, ये डेमोक्रेसी से भाग रहा है, तो मोदी जाके पार्लियामेंट में बैठे। 10 दिसंबर को फिर मैं बोला कि ये भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है, जो 3 दिन जाके बैठा। अभी कहता है मैं नोटबंदी किया, नोटबंदी किया, नोटबंदी किया। तो मैं कह रहा हूं यार, ये झूठ बोलना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। तेरे से बड़ा बेवकूफ नहीं देखा मैंने देश में। पहली बात तो इसकी डिग्री चेक करना पड़ता है, कौन से कॉलेज से पढ़ा। जैसे राहुल गांधी की डिग्री को लेकर डाउट है, वो बेचारा ज्यादा टेंशन आया तो सीधा फॉरेन जाता है, उसका सही है। त्याला जास्त ताण आला की तू सरळ फॉरेनला जातो। मी त्याला किती दिवसापासून बोलून राहिलेलो, यार तू लग्न कर, लग्न कर, लग्न कर। तू तो लग्न करत नाही, म्हणजे तू जोपर्यंत लग्न करणार नाही, जिंकणार नाही, तुझा परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह करणार नाही, तर तो लग्न नाही करून राहिलेला। आणि हा एक म्हणतो कॅमेरा आला की रडायला लागतो। कोण? आमचा प्रधानमंत्री। वो म्हणतो कि नहीं, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। कैमरा देखा कि आंख से आंसू आता है, जैसे हीरोइन की आंख में आंसू आता है पिक्चर। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। तर मी त्याला म्हणलो, काय रे बाबा, काय बायकोची आठवण येऊन राहिली काय तू? कशाला रडून राहिला तू एवढा? अरे एवढा मॅच्युअर्ड माणूस आहे, म्हणतो 56 इंच का सीना है, तो जरा स्ट्रेंथ रहा। अब ये 15,30,000 करोड़ की करेंसी बंद किया आपने, 500,000 की। अब मजे की बात देखिए, अंडर द रिजर्व बैंक एक्ट 1934 हमें सब मालूम है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के आगे भारत के अंदर में एविडेंसेस दिए। प्रॉब्लम ऑफ रूपी को रेफर किया गया बाबा साहब के हिल्टन यंग कमीशन के आगे। उसके बाद 1934 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, ये स्कीम को मालूम है। अभी 15,30,000 करोड़ की नोट इसने बंद किया, 15,30,000 करोड़ की नोट बंद किया। एक दिन में 8 बजे के बाद डिक्लेयर कर दिया लीगल टेंडर कैंसल। अंडर द रिजर्व बैंक एक्ट ओनली द गवर्नर इज कॉम्पिटेंट टू डू सो। जो आरबीआई का गवर्नर है, जो बोर्ड है आरबीआई का, वो डिसीजन लेने के बाद ही इस तरह का स्टेप होता है। और दुनिया में जहां पर भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, वहां कम से कम 15 दिन से 2 महीना, कम से कम 15 दिन से 2 महीना लेकर करेंसी चेंज की जाती है। इसने एक दिन में कहा ब्लैक इकोनॉमी को, हम ब्लैक इकोनॉमी को टैकल कर रहे हैं, ब्लैक इकोनॉमी को टैकल कर रहे हैं। तो माय डियर मोदी जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्लैक इकोनॉमी कितना इंडिया में नहीं है। तो मैं बताता हूं आपको, अभी आपने 15,30,000 करोड़ की करेंसी को, लीगल टेंडर को इलीगल घोषित किया। अभी वो सारा पैसा 30,000 करोड़ छोड़ के वापस आ गया बैंक में। इसका मतलब क्या कि जो पहले इलीगल पैसा हाथ में था, वो बैंक पे आके लीगल हो गया। जो पैसे इलीगल पैसा हाथों में था, वो बैंक में आके क्या हो गया? लीगल हो गया। अब कहते हैं कि हम निकालेंगे, निकालो, अच्छी बात है, लेकिन 1.5 लाख करोड़ जीडीपी का लॉस हो गया। 1% जीडीपी का लॉस हुआ। अभी हमारा जीडीपी करंट प्राइसेस में है 150 लाख करोड़, 150 लाख करोड़ का जीडीपी है। और मैं अर्थशास्त्र इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत का जो नेचुरल कैपिटल है, वो नेचुरल कैपिटल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने इस चार्टर में भी लिखा है कि लगभग 2,500 लाख करोड़ का नेचुरल कैपिटल भारत में है। हो सकता है कि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता दूं, देख के थोड़ा फिगर इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। नेचुरल कैपिटल ऑफ इंडिया इज 1,411 लाख करोड़ रुपीस, 1,411
lakh crore rupees. The produced capital of India will be 170 lakh crore rupees. I am quoting this data authentically from the Inclusive Wealth Index, Inclusive Wealth Report. दुनिया की इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट जिसने दुनिया भर के देशों के 3 कैपिटल को कैलकुलेट किया, नेशनल कैपिटल, प्रोड्यूस कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, यानी देश की संपत्ति कितनी है, खनिज कितना है, लकड़ी कितना है, पानी कितना है, ये नेचुरल कैपिटल। दूसरा प्रोड्यूस कैपिटल, यानी जो आपका एजुकेशन और स्किल्स है उसको लेके आपका जो मैन पावर है उसको लेके आप कितना पैसा प्रोड्यूस करोगे। और आपका ह्यूमन कैपिटल यानी आपका हायर एजुकेशन एंड स्किल्स कितना है, तो वो भारत के अंदर में 5,799 लाख करोड़ रुपीस ह्यूमन कैपिटल है। यानी भारत में 1,411 लाख करोड़ रुपीस ये नेचुरल कैपिटल है और इसमें का 70% ये आदिवासियों के जमीन में है। लगभग 900 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति ये आदिवासियों के जमीन में है। लगभग 900 लाख करोड़ की संपत्ति, केवल संपत्ति ये आदिवासियों के जमीन में है। अगर आदिवासियों को इन्वॉल्व कर लिया होता ह्यूमन कैपिटल में उनको डेवलप करके, तो ये जो 5,799 लाख करोड़ है वो भी उसमें से 70% नहीं तो कम से कम 8-9% पॉपुलेशन है उतना ऐड होगा, यानी 500 लाख करोड़ ऐड होगा। 900 और 500 यानी 1400, यानी लगभग 1,500 लाख करोड़ रुपया भारत में जब भारत फुल्ली डेवलप्ड होगा तो वो आदिवासियों के पास रहना चाहिए। ये इकोनॉमिक कैलकुलेशन है देश का। लेकिन अब आदिवासियों के डिस्पोजेस किया जा रहा है, राइट्स को जो है वो ट्रैम्पल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे 2 ही कारण, तीसरा और कोई कारण नहीं है। मैंने ट्राइबल्स लोगों को कहा कि ये जो षड्यंत्र ब्राह्मणिज्म का चल रहा है वो आदिवासी को गैर आदिवासी बनाने का षड्यंत्र है। क्या गैर आदिवासी बनाने का षड्यंत्र है? 2 चीजें। एक, जो आदिवासी हिंदू कभी नहीं था, भारत के अंदर अगर वैदिक ब्राह्मणिक आइडेंटिटी को, कल्चर को अगर सबसे बड़ा कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है चैलेंज के रूप में, प्री वैदिक सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा लिविंग एविडेंस कहीं है तो वो आदिवासियों का कल्चर, लिविंग एविडेंस। दलित्स का नहीं है, ओबीसी का नहीं है, बलि राजा बोलने से आप प्रूव नहीं कर सकते, साळुंखे जी प्रूव नहीं कर सकते लिविंग एविडेंस बलि राजा का है। लेकिन आदिवासियों ने अपना कल्चर संभाल के रखा। दलित्स का कल्चर, क्योंकि 3 तरह के ट्राइब्स हुए, फॉरेस्ट ट्राइब्स एंड हिल ट्राइब्स, ब्रोकन ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड क्रिमिनल ट्राइब्स। तो जो ब्रोकन ट्राइब्स यानी अस्पृश्य और नोमैडिक ट्राइब्स एंड क्रिमिनल ट्राइब्स यानी डीटीएन, इनका कहीं ना कहीं हिंदू कल्चर के साथ में असिमिलेशन हुआ। भले ही बुद्ध का रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फिर एक नया कल्चर आया, हम सब जानते हैं, फिर काउंटर रेवोल्यूशन हुआ, कल्चरल असिमिलेशन हुआ। लेकिन आदिवासियों के साथ एक ही खास बात कि आदिवासियों का कल्चरल असिमिलेशन नहीं हुआ। और इसी वजह से आरएसएस के लोग ब्राह्मणिज्म की ये कॉन्स्पिरेसी है। क्या कॉन्स्पिरेसी है? 2 ही कॉन्स्पिरेसी। एक, आदिवासी को हिंदू बनाया जाए। हिंदू बनाने से क्या होगा? जो हिंदू नहीं था तो वैदिक कल्चर के लोगों को यह बोलने के लिए हो जाएगा कि भारत के सभ्यता की इतिहास ये वेदों से होती है, ये उनके लिए इजी हो जाए। दूसरा, ये किस लिए झगड़ा चल रहा है? दूसरा झगड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि आदिवासियों के पास ये 900 लाख करोड़ की संपत्ति है और अगर कल आदिवासी के जंगलों में रोड बन गया, स्कूल्स बन गई, कम्युनिकेशन बन गए, अगर उनको 5th
शेड्यूल, सेक्स शेड्यूल में, पेशा लॉ में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अगर पूरे राइट्स मिले, और जैसा मैं कह रहा हूं कि आदिवासी को शेयर होल्डर बनाओ, जैसे मैं कह रहा हूं आदिवासी को शेयर होल्डर बनाओ, और मेरे कहने के बाद ही 2013 में शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने इस बात को माना और ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा कि स्वीट इक्विटीज देना चाहिए आदिवासियों को। मेरे कहने के बाद ही कहा, मैं 2007 से इस बात को कह रहा हूं। उसके बाद नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने इस बात को कहा, तो ये संपत्ति को उन्हें ब्राह्मण बनिया को ट्रांसफर करना है, ये संपत्ति को उन्हें को ट्रांसफर करना है। दो ही कारण है, ज्यादा कारण नहीं है, उसके लिए मेथड अलग अलग यूज की जा रही है, लेकिन कारण दो ही है। एक, आदिवासी को गैर आदिवासी बनाओ यानी हिंदू बनाओ, और दूसरा आदिवासी की संपत्ति को क्या करो, उसको वंचित करो, उसको राइट्स मत दो। ये दो ही षड्यंत्र है, लेकिन हमने इनके एक षड्यंत्र को कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया मैं आपको बताना चाहता हूं। 2011 का सेंसस उठा के देख लो, 2001 का सेंसस उठा के देखो, 2001 के सेंसस और 2011 के सेंसस में आपको बेसिक डिफरेंस मिलेगा। जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 4.5 लाख आदिवासियों ने अपने धर्म को, यह आदिम धर्म लिखाया, आदिवासी धर्म लिखाया। उन्होंने ये लिखाया कि हम हिंदू नहीं है, ये एम्बस की वजह से हुआ, और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया तो बाद में बनी, लेकिन संघ एम्बस की वजह से हुआ। एक काम को हमने कंट्रोल किया। अब देश में जो 10 करोड़ आदिवासी है, उनको हम कन्विंस करेंगे, उनको लिख के बताएंगे कि आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं था, तो आप हिंदू क्यों लिखा रहे सेंसस में। 2001 जब 21 का सेंसस होगा, हम उनको समझाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि देश के आदिवासी इस बात को समझ रहे हैं, और 2021 के सेंसस में ये पॉपुलेशन काफी और बढ़ेगा। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, ये हमको सोचने की जरूरत है। 2021 में बौद्धों का पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, यह हमको सोचने की जरूरत है। इसके ऊपर मैं आज बात नहीं करूंगा। अभी इस साल जब मार्च के बाद में जब दम दीक्षाएं होंगी तो उसमें बात करूंगा, आज इस पे बात नहीं करूंगा। तो मोदी जी ने ये जो ड्रामा किया, ये जो ड्रामा किया मोदी जी कि 1.5 लाख करोड़ का हमारा बिजनेस का, जीडीपी का लॉस हो गया, और लगभग 25,000 करोड़ रुपया नोट प्रिंटिंग और एटीएम रिकैलिब्रेशन में लग गए, और 15.5 लाख करोड़ रुपया पूरा वापस आ रहा है। लगभग 30,000 करोड़ ही अभी आना बाकी है, वो भी अभी जून तक दिया हुआ है एनआरआई के लिए। तो अगर भैया 15,30,000 करोड़ की करेंसी को आपने इलीगल डिक्लेयर किया, और 15,030 लाख करेंसी अगर वापस आती है, और 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा अगर आपको खर्चा लग गया, इसका मतलब तो देश में लॉस हो गया, प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। एवढं साधा अर्थशास्त्र लोकांना कळून नाही राहिलेला है। और इसलिए मैं मोदी जी को कहा है, मोदी आपको अगर सही में ईमानदारी है तो ये कहता भीम ऐप लाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। आप लोगों को बहुत खुशी हुई ना, खुशी हुई होगी। महाराष्ट्राच्या लोकांना खूप खूप आनंद झाला असेल। भीम ऐप आला, कोणता ऐप आला? भीम ऐप आला। मैं बोला देखो, बाबा साहब कहते थे कलम चलाओ, ये कहता है मुठा चलाओ। बाबा साहब कहते थे कलम चलाओ, मोदी कह रहे क्या चलाओ? अंगूठा चलाओ। तो मैं मोदी जी को कहा, मोदी जी ये भीम ऐप से भारत नहीं बदलेगा। अगर भारत को सही में समृद्ध बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, मानवतावादी बनाना है और प्रबुद्ध बनाना है, तो जय भीम ऐप से नहीं होगा, जय भीम की नीतियों को देश में लागू करना होगा। जय भीम की नीतियों को देश में लागू करना होगा। अरे तुला कळत नसेल तर मी तुला सांगतो, हे लिहून ठेवलेलं आहे, हे लिहून ठेवलेलं आहे, तुझ्यासाठीच लिहून ठेवलेलं आहे। पर तू आदत से मजबूर है, सुधरेगा नहीं, मुझे मालूम है। क्या करूं, मैं बेबी हूं, आदत से मजबूर, सुधरने वाले नहीं है ये। अभी इतने झूठा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा मैं, और इसलिए मैं उसको कह रहा हूं कि वो कहता है कि मोदी की सभा में बहुत लोग होते, बहुत पॉपुलैरिटी है।
तो मैं मोदी जी को कई बार चैलेंज किया और फिर से चैलेंज कर रहा हूं। मोदी जी से कह रहा हूं कि आप कहते हो कि मेरा सीना 56 इंच का है, मैं गिर के फॉरेस्ट का शेर हूं, लायन हूं, तो मैं आज फिर से चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपने अपनी मां का दूध पिया होगा तो एक बार विजय मान करके आगे स्टेज पर आकर खड़े होकर पब्लिक डिबेट कर लो। इस देश में पता चल जाएगा कि आरएसएस के लोगों को ज्यादा आता है या अम्बेडकर के लोगों को ज्यादा। आज भी चैलेंज कर रहा हूं आपको, और कुछ शर्म करो, ये वीडियो इतने लोग देख रहे हैं यार। अभी कोई नेशनल चैनल CNN IBN अंबानी के चैनल में खरीद लेने से ही काम नहीं होता। फॉर्चुनेटली यूट्यूब सोशल मीडिया आ गया, जो हमारा मीडिया है उसको हमने यूज करना सीख लिया। अब हमको किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं। 5 करोड़ लोगों को हम डेली मैसेज भेजते हैं देश के अंदर में, इतना सिस्टम सन्ने एम्बेस और API ने बना लिया 5 करोड़ लोगों को, इसलिए हमको किसी की जरूरत नहीं है। ये नेशनल पेपर और नेशनल टेलीविजन की हमको जरूरत नहीं है। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, पर आओ डिबेट करो, पर करना नहीं। आरएसएस के लोग भगोड़े, एक नंबर के डरपोक है, इनको कुछ नहीं आता। इनकी हाफ पैंट भी मैंने चेंज कराया, फुल पैंट भी मैंने लाया। 4 साल से बोल रहा, अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे बच्चा 18 साल का होता है तो जीन्स पहनता है, तुम 90 साल के होने पाए तो भी हाफ पैंट में घूम रहे हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 4 साल 5 साल से बोल रहा हूं, तो बड़े धीरे से फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, नहीं यार अब फुल पैंट पहन लेना चाहिए, क्योंकि लड़के लोगों को शर्म लग रही, हम शाखा में कैसे जाएंगे। अभी मैं इनकी काली टोपी चेंज करने वाला हूं। मैंने इनका हैट, पहले हाफ पैंट चेंज किया, अभी मैं इनकी काली टोपी चेंज करने वाला हूं। और इसलिए मैं इनको वार्निंग दे रहा हूं कि 15 अगस्त, 15 सितंबर, 10 दिसंबर के चार्टरों में मैंने 100 के ऊपर पॉइंट्स लिखे मानव अधिकार और संविधान के अधिकार में। ये बात को जल्दी जल्दी करो, ये एट्रोसिटी को जल्दी खत्म कर लो। आदिवासियों के साथ जो जंगलों में हो रहा है उसको बंद कर लो, जल्दी बंद करो, नहीं तो मुझे ये मालूम है कि आप इस देश में कुछ नहीं कर सकते हो। ये बात ध्यान में रखना। अब आपका पाला रामदास अठावले और मायावती से नहीं, विजय मानकर से आपका पाला है। इस बात को आप ध्यान में रखना। और आप कहते हो हम बहुत कर लेंगे, बहुत कर लेंगे। मैं बोलता हूं आपसे बाल भी बाका नहीं होता आरएसएस के लोगों से, आपसे बाल भी बाका नहीं होता। आप कितनी गवर्नमेंट बना लो, कितना भी कर लो, आप इस देश में आप काउंटर रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। बाबा साहब ने इस देश के फाउंडेशन को चेंज कर लिया, और आज वेदों का युग नहीं, ये मानव अधिकारों का युग है। अब यहां मनु का विधान नहीं, यहां अंबेडकर के विधान से देश और दुनिया। तो इसलिए ये आपके बस की बात नहीं है, और आप ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। मुझे मालूम है आपकी दौड़ कहां तक है। जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, आरएसएस के लोगों की दौड़ पाकिस्तान तक। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, आरएसएस के लोगों की दौड़ पाकिस्तान तक। और पाकिस्तान ने बॉर्डर पे लगा के रखा है, बोला आना नहीं था, आना नहीं बोल के रखा है उसने। नहीं, लड़ाई होगी तो हम भी अपने कंट्री को डिफेंड करेंगे, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है, तुम्हारी नहीं है। तुम वहां से आए, बाहर से, ये हमारी मातृभूमि है, इसलिए हम डिफेंड करेंगे इसको। लेकिन आप ये राष्ट्रवाद पढ़ाना मत सिखाओ हमको, झूठा राष्ट्रवाद। तो इसलिए इसको जल्दी बंद करो मोदी जी और ये कांग्रेस के झूठे लोगों। ये पार्लियामेंट में जो बंद गिराया आपने, किसने बंद गिराया आपको किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं देश। पार्लियामेंट को इसलिए बंद गिराया क्योंकि भारत सरकार के पास 4 रिपोर्ट है। 4 रिपोर्ट है कि देश में इलिसिट इकोनॉमी, शेड इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, जिसको आप ब्लैक कहते हो, मैं ब्लैक नहीं कहता हूं, इसको काला काला पैसा कहना है, यानी काले लोगों के साथ अपमान करना है। पैसा काला या गोरा नहीं होता, ये सफेद लोगों की काली करतूत का पैसा, व्हाइट कॉलर क्राइम है। 4 रिपोर्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, CBDT, इंस्टीट्यूट ऑफ
फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, 4 रिपोर्ट भारत सरकार के पास है। उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की रिपोर्ट यह कह रही है कि भारत का जो ब्लैक मनी, ब्लैक इकोनॉमी है, मनी नहीं, करेंसी नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था, वो लगभग 75% है। 75% का मतलब होता है 150 लाख करोड़ में से लगभग 94 लाख करोड़ से ज्यादा भारत की इलिसिट इकोनॉमी है, पर कैश में केवल 10% है। यानी कैश में केवल 1.5 लाख करोड़ थी, कैश में 1.5 लाख करोड़ थी, लगभग 93 लाख करोड़ रुपया अभी भी देश में इलिसिट इकोनॉमी है, और उसमें भी सबसे ज्यादा गुजरातियों के पास है। उसमें भी सबसे ज्यादा गुजरातियों के पास है। तुम्हारे पास है क्या? फिर तुम क्यों डर रहे? ताली बजाओ ना थोड़ा एक बार। ये ऐसे भागोगे, मुझे लगा ये जेब में आता, मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा। उसमें भी सबसे ज्यादा गुजरात वालों के पास है। 94 लाख करोड़ रुपए फॉरेन में है। स्विस बैंक, लाइचेस्टन बैंक, कैरेबियन आइलैंड्स, मॉरिशस, हांगकांग, सिंगापुर, 94 लाख करोड़। भारत में लगभग 90 लाख करोड़ है, और केवल 1% लोगों के पास है। 1 करोड़ 30 लाख लोगों के पास है। ज्यादा थोड़ी बहुत होगी, चिल्लर 2-4% लोगों के पास, लेकिन ज्यादा 1% लोगों के पास। मैं और ये जो पैसा है कैश में, करेंसी में नहीं है, शेयर में। शेयर्स, बॉन्ड्स, लैंड, रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स, गोल्ड, बुलियन, ज्वेलरी। मैं मोदी जी से कह रहा हूं, मोदी जी झूठ बोलना बंद करो। ये जो 94 लाख करोड़ देश के बाहर है और 90 लाख करोड़ देश की हर साल जो इकोनॉमी जो है इलिसिट हो जाती है, इसको बंद करो, इसको राष्ट्रीय बजट में लाओ, और वो पैसा SC, ST, DT, OBC, महिलाएं, बच्चे और गरीब लोगों के शिक्षा, शासन और संपत्ति पे खर्चा करो। देश में समानता है, करके दिखाओ। और नहीं कर सकते तो डिक्लेयर करो कि मेरा सीना 56 इंच का नहीं 6 इंच का है। हवा भर भर के बड़ा किया, हवा भर भर के बड़ा किया। करना नहीं, पर हम कर रहे, हम निकालेंगे ये पैसा। और अभी इस बजट में लिख दिया, पहली बार लिखा, ओबीसी के लोगों के लिए बोल रहा हूं स्पेशली। भारत में पहला व्यक्ति जिसने लिखा कि जिस तरह SC, ST का सब प्लान होता है, ओबीसी का अलग सब प्लान होना चाहिए, और टोटल बजट का 20% से ज्यादा पैसा, ये देश के लगभग 40% ओबीसी है, उनके लिए रिजर्व करना चाहिए। उससे उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये उनके डेवलपमेंट का इशू है। ये मैंने चार्टर में लिखा, पहला पॉइंट ओबीसी के लिए। पहला व्यक्ति लिखने वाला और प्रूव करने वाला कि क्यों करना जरूरी। माइनॉरिटीज, हमारे मुस्लिम साथी है, हमारे क्रिश्चियन है, जैन्स है, इन लोगों के लिए लिखा कि 8% तक इनके लिए होना चाहिए। और SC, ST का तो बोलना ही क्या, आप नहीं बोलोगे तो भी देना ही है, क्योंकि SC, ST का तो परमानेंट कोटा है। आप भी कोई छोड़ने वाले लोग तो हो नहीं, मुझे मालूम है। तो इसलिए SC, ST के लिए मैंने कहा कि 25.2% SC, ST के लिए 20% से ज्यादा नेशनल बजट का पैसा ये SC, ST सब प्लान में आना चाहिए, और 1 लाख करोड़ रुपया SC, ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिजर्व होना चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपया। कितना लाख करोड़ रुपया? तो मैं इस साल 4.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा SC, ST को मिले, इसके लिए कोशिश में हूं। पिछले साल सब मिला के SC, ST को 80,000 करोड़ मिला था। इस साल मैं 4.5 लाख करोड़ की कोशिश में हूं, और मैं कॉन्फिडेंट हूं, इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूं कि ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा तो 50,000 करोड़ रुपया आपको इस बजट में ज्यादा मिलने वाला है। SC, ST के लोगों को इस बजट में 50,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलेगा। अरे ताली बजाओ, मुझे पहले गए
50,000 करोड़ है, कम सॅटिस्फॅक्शन नहीं होगा क्या? 50,000 करोड़, अरे बाबा हे 50 किती दिले तुम्ही? 35,000. सांगताना असं सांगितलं की 35 25 नहीं 35. अरे बाबा 50,000 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, 50,000 नहीं बोल रहा हूँ. तो इसलिए जो है तो 50,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं. और 2 काम एपीआई कर रही है आपके लिए, जो मैं कर रहा हूं वो मैं बता रहा हूं, और इस पर आप सब ध्यान दीजिए. और फिर मैं मानवाधिकार चार्टर पे आके अपनी बात को अम्बेडकरिज्म पे आके एंड करूं. आज अगर हम सीरियसली कोशिश करें तो बजट से तो हमको 20% मिलाना ही है, और वो भी नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन लैप्सेबल. नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन लैप्सेबल. SC ST का पैसा, ओबीसी का पैसा कोई और काम के लिए ट्रांसफर नहीं होगा, और वो लैप्स नहीं होगा. अगर लैप्स होगा तो एक कॉर्पस फंड बनेगा, उससे जो इंटरेस्ट का पैसा आएगा, जो हमारे उद्योगपतियों को दिक्कत होती है लोन लेने में कि उनके पास जमीन नहीं, कोलैटरल गारंटी नहीं, ये इंटरेस्ट के पैसे से कोलैटरल गारंटी दी जाएगी. वो पैसा नॉन लैप्सेबल, नॉन ट्रांसफरेबल होना चाहिए. इसके लिए देश में SC ST सबप्लान एक्ट बनाने की जरूरत है. तेलंगाना आंध्रा में हुआ. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 30.5 करोड़ लोगों का पिटिशनिंग किया, अभी माइनॉरिटीज ओबीसी के सब प्लान की बात किया. अगले साल फिर ओबीसी और माइनॉरिटीज का मैं ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सेटल कर रहा हूं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भारत का नागरिक होने के नाते, कि आप अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को 10 लाख वोटिंग मुझे मिला के दीजिए. मार्च तक मुझे जो है वो 10 लाख वोटिंग लेना है. वो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं. अगर 10 लाख वोटिंग एपीआई को मिलता है तो मैं भारत में नहीं पूरे दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि ये 10 लाख लोग बोल रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स आना चाहिए कास्ट डिस्ट्रिक्ट. ये 10 लाख लोग बोल रहे हैं, केवल पेपर की बात नहीं, और ये इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसको आपको करना पड़ेगा. ये फाइट मैं ज्यादा आसानी से कर पाऊंगा. आप नहीं भी देंगे तो भी मैं फाइट करूंगा, वो मैंने अपने ऊपर संकल्प लिया. पर अगर आप 10 लाख वोट देंगे तो ये काम आसान होगा. मैं आपसे अपील करूंगा कि अपने वोट को जाया मत कीजिए. अम्बेडकरिज्म के लिए, अम्बेडकरिज्म की नीतियों के लिए, अब ब्राह्मणिज्म और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया कंप्लीट प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम लेकर आया है. इसको आप बड़े पैमाने पर चंद्रपुर में सीरियस इलेक्शन को यहाँ कीजिए. ये पवित्र भूमि है, मैं बार बार इसको कह चुका हूँ, ये पवित्र भूमि है. 16 अक्टूबर को बाबा साहब ने यहाँ धम्म क्रांति की है, 14 अक्टूबर के बाद. तो इस पवित्र भूमि की सर ऊंचा कीजिए, और ये नाग भूमि है गढ़चिरौली और चंद्रपुर, इसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र को मैसेज जो है एक अच्छा दीजिए. ऐसी अपील करते हुए तुमच्या पासून मी रजा घेतो. जय भीम, जय फुले, जय भीम.